गुरुवार को चुनाव प्रचार थम गया। अब 1 जून को आखिरी चरण के लिए मतदान किया जाएगा। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इसमें 904 उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी है, जिसमें से उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्र शासित चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। अंतिम चरण के मतदान में कई प्रमुख चेहरों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मैदान में हैं, और बिहार की पाटलिपुत्र सीट भी शामिल है, जहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की किस्मत का फैसला होना है। वहीं हिमाचल की मंडी सीट से कंगना रनौत के चुनाव लड़ने के कारण ये सीट भी प्रमुख मानी जा रही है। इसी के साथ ही यूपी की गोरखपुर सीट भी प्रमुख मानी जा रही है, तो बिहार की कारकाट सीट से पवन सिंह के निर्दलीय लड़ने पर इस सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव का ऐलान 16 मार्च को हुआ था और पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई थी, जबकि दूसरे चरण के लिए मतदान 26 अप्रैल, तीसरे चरण के मतदान 7 मई को और चौथे चरण के लिए मतदान 13 मई को, पांचवें चरण के लिए मतदान 20 मई को और छठे चरण के लिए मतदान 25 मई को हुए थे। वहीं बाकी चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के बाद निर्वाचन आयोग का पूरा जोर 7वें चरण के चुनाव को भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर है। चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। प्रचार के अंतिम दिन सपा चीफ अखिलेश यादव ने महाराजगंज में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 4 जून को बीजेपी की हार के बाद बीजेपी की मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। युवाओं ने जो परीक्षा दिया उसका पर्चा लीक हो गया। ये पेपर जानबूझकर लीक कराए गए ताकि नौकरी ना देनी पड़े। जिन लोगों ने 400 पार का नारा दिया था वो 7वें चरण में अपना नारा भूल गए हैं। अब डर सता रहा है कि कहीं 400 हार न जाए। सुना है कि अब परिणाम आने से पहले ही तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि ये तो बताना ही पड़ेगा कि तपस्या में कुछ कमी रह गई है। वहीं चुनावी प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए कहा कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। अपने 3 महबूबा के कारण मोदी जी की 3 महबूबा है। सबसे ज्यादा प्रेम उनको बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी से है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बालासोर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी है, ये दोनों मिली हुई पार्टियां हैं। इनकी यहाँ पर साझेदारी है। मैं भाजपा के खिलाफ लड़ता हूँ। मेरे खिलाफ भाजपा ने 24 मामले दर्ज किए, 2 साल की जेल करवा दी, मेरी सदस्यता ले ली गई। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, अगर सच में वो भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं तो उनका घर और सदस्यता क्यों नहीं ली गई? क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक भाजपा के लिए काम करते हैं। सीएम केजरीवाल ने पंजाब के संगरूर में आम आदमी पार्टी के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग पंजाब की 13 सीट आपको जिताइए। अभी आपके हकों के लिए भगवंत मान जी अकेले केंद्र से लड़ रहे हैं, इनके हाथों को मजबूत करिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब के लोगों से खास अपील करते हुए चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस ने इस खत को एक्स पर भी शेयर किया है। खत में उन्होंने लिखा, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। मतदान के अंतिम चरण में हमारे पास ये सुनिश्चित करने का एक अंतिम मौका है कि लोकतंत्र और हमारा संविधान भारत में तानाशाही फैलाने की कोशिश कर रहे निरंकुश शासन के बार हमलों से सुरक्षित रहे। पंजाब और पंजाबी योद्धा हैं। पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने पंजाब, पंजाबियों और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 750 किसान, जिनमें से अधिकांश पंजाब के थे, लगातार महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर इंतजार करते हुए शहीद हो गए। जब लाठी और रबर की गोलियों से भी मन नहीं भरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में हमारे किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहकर उनका अपमान किया। किसानों की सिर्फ यही मांग थी कि उनसे चर्चा किए बिना उन पर थोपे गए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। पिछले 10 सालों में मोदी जी की नीतियों ने हमारे किसानों की आय को खत्म कर दिया है। कांग्रेस यूपीए सरकार ने 3.73 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी प्रदान की थी। एमएसपी में वृद्धि की थी, इसके दायरे को बढ़ाया था, उत्पादन में वृद्धि की थी, जबकि निर्यात को प्रोत्साहित किया था। इन सबके परिणाम स्वरूप पिछले 10 वर्षों की तुलना में हमारी अवधि में कृषि में दोगुनी वृद्धि हुई। अब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसान न्याय के
तहत 5 गारंटियां दी हैं। चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी अभी भी लगातार जारी है। इस बार पीएम मोदी ने महात्मा गांधी पर ऐसा बयान दे दिया है जिसके चलते अब पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर है। इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे पीएम के बयान को सुनकर इस बात पर हंसी आती है, शायद नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के बारे में कभी नहीं पढ़ा। महात्मा गांधी जी को पूरी दुनिया जानती है, दुनिया की अलग अलग जगहों पर उनके स्टैचू हैं। अगर नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं जानते तो उन्हें संविधान के बारे में भी नहीं पता होगा। महात्मा गांधी जी अहिंसा पर विश्वास करते थे, उन्होंने कभी किसी से नफरत नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ नफरत की बातें करते हैं, उनकी हर बात में नफरत झलकती है। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उन पर एक के बाद एक हमले बोलते हुए ट्वीट कर रहे हैं और पीएम मोदी समेत आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने अब एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा, जो लोग नाथूराम गॉडसे के हिंसा के रास्ते पर चलते हैं वे गांधी को नहीं समझ सकते हैं। महात्मा गांधी को किसी शाखा शिक्षित के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसी के साथ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक टकराव से पहले नरेंद्र मोदी को भी कोई नहीं जानता था। बताते चले कि पीएम मोदी ने 28 मई को एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ये दावा किया कि महात्मा गांधी के बारे में दुनिया पहले कुछ नहीं जानती थी। 1982 की फिल्म गांधी बनने के बाद महात्मा गांधी को पहचान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम ने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 48 घंटे तक ध्यान लगाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के साथ ही पीएम मोदी नए विवाद में घिर गए हैं। ममता बनर्जी ने पहले ही पीएम को चेतावनी दे दी थी कि अगर पीएम का ये ध्यान मीडिया में प्रसारित हुआ तो वो इसके खिलाफ चुनाव आयोग जाएंगी। ममता ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था और अब डीएमके ने भी आपत्ति जताई है। तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने कन्याकुमारी की डीएम को याचिका दी है। याचिका में मांग की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने की अनुमति ना दी जाए। पार्टी का कहना है कि ये मेमोरियल एक टूरिस्ट प्लेस है, पीएम के यहां होने से पर्यटकों को दिक्कत होगी। बताते चले कि डीएमके से पहले कांग्रेस सीपीआई की तरफ से भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर शिकायत की जा चुकी है कि उनका ध्यान कार्यक्रम बिना कैमरे के होना चाहिए, इसे टीवी पर टेलीकास्ट नहीं किया जाना चाहिए। सीपीएम तमिलनाडु के सचिव के बालाकृष्णन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि मीडिया ऐसे किसी भी प्रोग्राम का प्रसारण ना करे। पीएम मोदी अगर ध्यान लगाना चाहते हैं तो ये उनकी निजी पसंद है, इसका प्रसारण करने से ये चुनाव की बड़ी प्रचार सामग्री बन सकता है। इन सभी शिकायतों को देखते हुए अब पीएम की ये योजना भी संशय के घेरे में आ गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने एक्शन लेते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही जवाब देने को कहा है। ईडी की तरफ से पेश एएसजी एसवी राजू ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 जून को होगी। बता दें कि केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर 1 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। ये याचिका नियमित जमानत के लिए लगाई गई है, जबकि केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। 28 मई को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दायर एक अन्य याचिका पर ईडी से इस पर भी जवाब मांगा है। बता दें कि 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। पिछले कई महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बीते 21 फरवरी को पंजाब हरियाणा की खनौरी सीमा पर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन में युवा किसान शुभकरण की जान चली गई थी। इस मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को इसके लिए नाम प्रस्तावित करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान हाईवे बंद होने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी के मुद्दों को लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार से शंभू बॉर्डर को लेकर जवाब तलब कर लिया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि शुभकरण की जान प्रदर्शन में हरियाणा पुलिस के जरिए चलाई गई गोली से गई थी। इस मामले में पंचकुला निवासी एडवोकेट उदय प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जांच उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों को सौंपी जानी चाहिए। साथ ही अगली सुनवाई पर हरियाणा सरकार ऐसे अधिकारियों के नाम प्रस्तावित करे जिन्हें एसआईटी में शामिल किया जा सके।
हाई कोर्ट ने लंबे वक्त से बंद हाईवे पर कहा कि इस प्रकार हाईवे को इतने लंबे वक्त के लिए कैसे बंद रखा जा सकता है। हाई कोर्ट ने हरियाणा व पंजाब सरकार को अगली सुनवाई पर इस बारे में पक्ष रखने का आदेश दिया है।